हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी तैयारी चल रही होगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली कॉन्सेप्ट नहीं है, हम क्वेश्चन के थ्रू हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल से समझेंगे। या ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथम है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ओके। एंड देन हम लोग लाइनक्स के कुछ कमांड देखेंगे, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे और डाटा स्ट्रक्चर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि आपको इस सब वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, तो फर्स्ट थिंग कि जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे यू हैव टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ एंड सी कि अगर आप कर पा रहे हो कि नहीं। एंड इन द वीडियो कमेंट दैट कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, ओके। दिस वे आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करो कि जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। तो इससे आपका 360 डिग्री तैयारी होती है। सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर मार्क करके निकल जाना ही करेक्ट नहीं है। ये आप तो क्वेश्चन कर लोगे, 50 क्वेश्चन कर लोगे, 100 एक दिन में कर लोगे, बट एक्चुअल में आपकी तैयारी उस तरह से हो नहीं पाएगी। तो मेरा मानना है कि जितनी अच्छे से आप तैयारी करना है आपको, उसी तरह से आप हरे सारे क्वेश्चन के सारे आंसर्स को वन बाय वन एनालिसिस करो एंड देन प्रोसीड फर्दर, ओके। सो ये रहा आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट योरसेल्फ, ओके। सो ये सीपीयू शेड्यूलिंग से है कि विच ऑफ द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज द स्टारवेशन, ओके। स्टारवेशन की प्रॉब्लम्स है प्रोसेस बिकॉज ऑफ द लोअर प्रायोरिटी में नेवर गेट द सीपीयू टाइम, ओके। तो ये कह रहे हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है कि रैम से प्रोसेस को उठा करके सीपीयू में डालना, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करना, या फिर से सीपीयू से उठा करके रैम में डालना बिकॉज ऑफ द समिशन, बिकॉज ऑफ द सम प्रायोरिटी। ये टाइम बाउंडिंग, टाइम शेयरिंग, क्वांटम टाइम के लिए, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, जो भी है किसी चीज के लिए, ठीक है। हमारे पास रैम होती है। हमारे रैम में क्या होता है, प्रोसेस होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख लो, ठीक है। सीपीयू से क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ प्रोसेस होता है। और कुछ कभी कभी अगर टाइम बाउंडेड है, टाइम क्वांटम है, तो यहाँ से प्रोसेस फिर से यहाँ रन हो जाता है। अगर P1 यहाँ पे है, ठीक है, तो P1 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दी प्रोसेस और उसकी कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि स्टारवेशन क्या होते हैं। स्टारवेशन, जस्ट मिनट गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है। स्टारवेशन की क्या, अरे ये क्या हो रहा है, उस दिन की प्रॉब्लम फिर से लग रहा है, अरे ठीक है। स्टारवेशन क्या होती है, स्टारवेशन ये होती है कि जब कोई टास्क, जब कोई प्रोसेस है उसका टाइम ही नहीं आ रहा, वो सीपी रैम के अंदर कंटिन्यूअसली वेट कर रहा है, उसका टाइम नहीं आ पा रहा है, तो वो बहुत स्टारवेशन हो रहा है, उससे कॉज हो रहा है। मतलब कि वो वेट कर रहा है, इसकी वेटिंग टाइम बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एक प्रोसेस को यहाँ भेजूं और ऐसे प्रोसेस आया, ठीक है, जैसे मान लो P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है। ये तीन प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस जो है इसमें गए, इसमें सीपीयू में गया, रन हो रहा है। P2 गया सीपीयू में, रन हो रहा है। P3 गया सीपीयू में, रन है। एक प्रोसेस मान लो P4 है। अब अब क्या होगा, P1 गया, रन हुआ, ठीक है, उसके कुछ टाइम लगा रन होने के लिए, ठीक है। इसके बाद P2 P2 गया, P2 गया, रन हुआ। P3 का नंबर नहीं आया, फिर P4 आ गया, फिर उसके बाद P5 कोई नया प्रोसेस आया, P5 आया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी ये होता है कि हम प्रायोरिटी वाइज सेट कर देते हैं, ठीक है, कि जो उसका हाई प्रायोरिटी होगा उसी को प्रोसेस जो है सीपीयू जो है रन करेगा। तो जो लोअर प्रोसेस होते हैं गाइस, लो जिसकी प्रायोरिटी लो होती है, वो कभी सीपीयू को टाइम ही नहीं मिलता, सीपीयू को उसको रन कर सके। तो ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम काज होती है, होने लगती है उसमें, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एजिंग लगाते हैं। एजिंग लगाते हैं, ठीक। एजिंग क्या होती है, एजिंग कहती है जिसका जिस प्रोसेस का एज इंक्रीज होने लगता है उसकी प्रायोरिटी हम लोग हाई करने लगते हैं उसी टाइम से। तो जैसे कि एक टाइम पे आने के बाद उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाती है, सीपीयू को वो प्रायोरिटी में चला जाता है, ठीक है। तो ये है, तो स्टारवेशन का प्रॉब्लम जो है हमारे पास, ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में आती है, ये इसका करेक्ट है। कभी कभी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में आती है, अगर अगर दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन, मतलब अगर दोनों दिए हो तो आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करनी है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट क्या वो होता है कि जिसकी जॉब जो है शॉर्टेस्ट हो, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन टाइम कम ले रहा है। जैसे कि चार प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P3 है, P4 है, ठीक है। अब P1 की मान लो कि इसकी है 2 सेकेंड, इसकी है 2 मिली सेकेंड है, ठीक है। इसकी है 4 है, इसकी है 1 है, इसकी है 3 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है
कि भले से ये पहले आया हो, P1 मान लो कि ये पहले आया, उसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, लेकिन देखो पहले आया किस टाइम पे आ रहे हैं डिपेंड ये करता है। उसके बाद अगर पहला ये आया तो ये हो गया, फिर ये आया तो ये एग्जीक्यूट 2 मिली सेकंड हो, तब तक ये भी आ गया, तो 4 ने एग्जीक्यूट होकर ये आएगा। इसके बाद ये आ गया तो 4 ने एग्जीक्यूट, ये P2 ने एग्जीक्यूट करके P3 एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये P2 वेट कर रहा होगा कि इसकी टाइम कब आएगी, क्योंकि इसकी वर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज्यादा है। तो जो शॉर्टेस्ट जॉब है वो पहले पहले एग्जीक्यूट होते चले जा रहे हैं, तो इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट priority शेड्यूलिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, बोटल नेक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी प्रायोरिटी पहले आया वो ये स्टार्ट हुआ, ये पहले आया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसमें होता क्या है कि जो भी लोएस्ट प्रायोरिटी होती हैं, मतलब जिसकी बस टाइम लोएस्ट होती है, एग्जीक्यूशन टाइम जिसकी लो होती है, वो भी बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करने लगता है, ठीक है। उसको भी बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे कॉन्वॉय बोटल नेक प्रॉब्लम होती है, इसको कॉन्वॉय इफेक्ट बोलते हैं। इसमें इसमें कॉन्वॉय राउंड रॉबिन जो है टाइम शेयरिंग के बेसिस पे होती है। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि टाइम क्वांटम दिया जाएगा, P1 गया 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ, P1 फिर रैम में आ गया, फिर P2 गया 2 सेकेंड तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 आएगा। तो ये राउंड रॉबिन का है जिसमें टाइम क्वांटम यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या है कॉन्वॉय इफेक्ट और टाइम क्वांटम, इसमें क्या है स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है, इसमें मे एंड मे नॉट कॉज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गया, ठीक है। अब ये चीजें हैं, मैंने रखा है ये चारों को। अगर आप इस चारों को पढ़ लोगे अच्छे से, क्या क्या है, कैसे कैसे है, गैन चार्ट कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, डिसएडवांटेज क्या है, तो आपको कभी भी शेड्यूलिंग से कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर ये स्क्रीन देख लोगे तो ठीक है। आप अगर पढ़ोगे अच्छे से तो बहुत डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है क्या क्या है। अगर ये पढ़ोगे तो अराइवल टाइम, बस टाइम में पहला अराइवल 0 पे, 4 पे है, 4 तक चला, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो इसमें क्या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है, रिक्वायर लोएस्ट बस टाइम, शॉर्टेज जॉब में, ठीक है, स्टारवेशन फॉर लॉन्ग जॉब, ठीक है, कि क्योंकि छोटे छोटे जॉब्स पहले आ रहे हैं, लॉन्ग जॉब्स नहीं एग्जीक्यूटिव, स्टारवेशन हो सकता है, ठीक है। टाइम कंटेंट के बेसिस पे राउंड रॉबिंग होती है, कॉन्वॉय इफेक्ट इसमें होती है, ठीक है। तो एक एक करके देखोगे सारे मैंने बहुत डिटेल से, देखो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कौन कौन से होते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मतलब ये है कि सीपीयू में गया, सीपीयू से बाहर आया, फिर दोबारा सीपीयू में गया, तो प्रीएम्प्ट कर रहा है वो बार बार, राइट। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में एक राउंड रॉबिन में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, क्योंकि बार बार हमारा जॉब्स हमारे सीपीयू जो है प्रीएम्प्ट कर रही है कि दूसरे जॉब को, दूसरे प्रोसेस को उठा रही है, दूसरे प्रोसेस को उठा रहा है, तो जो टाइम प्रीएम्प्ट करने में, क्योंकि जो प्रोसेस रन हो रहा है उसको सेव करना, फिर दूसरे प्रोसेस को उठा करके सीपीयू में डालना, तो ये एक्चुअल में सीपीयू का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, ठीक? इसमें ये प्रॉब्लम आती है राउंड रॉबिन में। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम बिल्कुल ऑप्टिमम है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, और बाकी यहाँ पे ये मैंने कुछ डिफरेंसेस हैं लगा रखे हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। अभी जो आने वाले वीडियोस है मैं इसमें सब में सबके क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो कि इसमें इन सब में क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या क्या होते हैं, कि हम लोग को क्या ना अराइवल टाइम निकालना होता है, ठीक है। अराइवल टाइम नहीं, हमारा वर्स्ट टाइम्स किस बेसिस पे है, कि उस पे कौन न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, एवरेज टाइम निकालना रहता है, ठीक है। तो ये सारे टाइम्स जो हैं निकालते हैं हम लोग, तो वो वन बाय वन करके वो सारा चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब भी हम लोग कभी नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, ठीक है। अभी मैं ट्राई करूंगा कि इस मंथ थियोरेटिकल पार्ट सारा कवर कर लूँ, नेक्स्ट मंथ से सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे और सब बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, और मेनली फोकस करेंगे क्विज पे। नेक्स्ट मंथ मैं आप लोग को 25 क्वेश्चन का एक क्विज डेली लेके आने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जिससे कि हम डेली इवनिंग में 25 क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन, बेस्ड ऑन दैट मैं सबका परफॉर्मेंस देखूंगा, एंड देन वी विल हैव द डैशबोर्ड की कौन कितना परफॉर्म किया है, किस बेसिस पे किया, ठीक है। किसमें किसको क्या प्रॉब्लम है वो सब हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये है हमारा डाटा स्ट्रक्चर से क्यू, ठीक है। देखो डाटा स्ट्रक्चर्स में क्या है कि ये बोल रहा है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो लीफ हो, लास्ट में फर्स्ट आउट पे काम कर रहा है। देखो क्यू क्यू क्या होता है कि एक लाइन, जैसे कि हमारा कभी कभी फॉर्म लिए हो या बैंक में गए हो, बैंक में कैश कैश निकालना हो तो लाइन से आना पड़ता है, राइट। लाइन से एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, तो बैंक में क्या है कि जो पहले घुसा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ, राइट। तो जिसको इसको बोलते हैं, जहां से घुसा इसको रियर बोलते हैं, जहां से निकला इसको फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। यहां से इसको इनक्यू बोलते हैं, इसको डीक्यू बोलते हैं, ठीक है, इनक्यू डीक्यू।
DQ का मतलब है कि डेटा डिलीट हो रहा है, NQ का मतलब डेटा एंट्री हो रहा है इनसाइड दैट। ओके, रियर से डेटा एंट्री हो रहा है, फ्रंट से डेटा निकल रहा है। ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टैक में, तो स्टैक में क्या हो रहा है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये तो गलत हो गया। स्टैक स्टैक क्या है? बुक का स्टॉल देखा आपने? देखो कैसे कैसे ऐसे रखा रहता है, राइट? ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें क्या रहता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक पीक होता है, मेरी स्पेलिंग बहुत राइटिंग बहुत गंदी है। पीक होता है, पॉप होता है, और एक होता है क्या, पुश होता है। ठीक है, ये तीन चीजें, तीनों का मतलब समझा रहा हूँ। स्टैक में क्या है, वन बाय वन जा रहा है। जैसे कि पुश किया तो डेटा अंदर गया, पॉप किया तो डेटा बाहर आया, और पीक क्या करता है, पॉइंट आउट करता है जो टॉप एलिमेंट पे है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो इसमें जो फर्स्ट जाएगा तो वो यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा, तो सबसे जो लास्ट में जो बंदा जाएगा वो सबसे टॉप पे होगा, तो सबसे पहले पुश करेंगे, पॉप करेंगे तो जो टॉप का बंदा वही निकलेगा, राइट? तो जो लास्ट में घुसा वो पहले निकल रहा है, तो मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यही इसका करेक्ट हो। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये तीनों जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एक फायदा ये होता है कि आप कहीं से भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। यहाँ पे तो इंसर्शन और डिलीशन से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा, बट लिंक लिस्ट में क्या है कि आप कहीं से भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ओके, मैं भी ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ट्री क्या है? एक ट्री जो है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो कि हायरार्किकल बेसिस पे फॉलो होता है। ठीक है, उसको हम समझेंगे वन बाय वन करके। ये कुछ डायग्राम है, इसका स्टैक करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन फ्रंट फ्रंट से क्या हो रहा है कि हमारा डेटा DQ हो रहा है, फ्रंट फ्रॉम द DQ। ओके, यहाँ से डेटा रिमूव हो रहा है और यहाँ से रियर से एंट्री हो रहा है क्यू में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आप इसको पढ़ लिए तो ये चारों में आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, फिर स्टैक स्टैक क्या है, डेटा पुश हो रहा है तो इंसर्ट हो रहा है, पॉप हो रहा है तो बाहर जा रहा है, टॉप एलिमेंट को पीक बोलते हैं, और वो सबसे टॉप एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है, तो इसमें जो लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट हो जाएगा। ओके, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, इसमें जो है डेटा जो है स्टोर होते हैं नॉन कंटीन्यूअस फॉर्म मेमोरी लोकेशन पे, और इसमें जो है एक दूसरे के साथ डेटा कनेक्टेड होते हैं। जो भी नोड होगा वो नोड खुद का डेटा होगा उसका, और उसके बाद दूसरा जो कनेक्टेड डेटा होगा उसका एड्रेस होगा, यहाँ पे उसका एड्रेस होगा। तो ये पॉइंट आउट करें, ये कहीं से भी कोई ब्रेक करके आप डेटा इसको ऐड कर सकते हो। ट्री जो एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, एक नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, वो इस तरह से फॉलो होता है। ओके, अभी आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ट्री पे ही है, तो हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, देखो ये बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी एंड लीनियर सर्च पे क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च ट्री जो होती है, एक चीज याद रख लेना, ये सर्च ट्री बेस्ड ऑन दी सॉर्टेड डेटा पे ही होती है, पहली चीज तो। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री अनसॉर्टेड डेटा पे आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, दूसरा क्या है, बाइनरी सर्च ट्री रिपीटली डिवाइड द सर्च स्पेस इनटू दी टू हाफ्स एंड रिक्वायर डेटा टू बी सॉर्टेड। मैंने बोला ना सॉर्टेड ट्री पे होती है, तो बाइनरी सर्च ट्री कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास है कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ठीक है, 70 है। अब मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, 70 है, 80 है, 90 है, एंड 20, 90 है और 100 है मान लो। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा, मतलब फाइंड आउट करना है 17। 17 को अगर फाइंड आउट करना है बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो ये टू हाफ में डिवाइड कर देता है, तो 50 जो है हमारा एक हाफ हो जाएगा। तो 50 ये क्या करता है कि जो 50 की लेफ्ट साइड के नोट्स होते हैं वो 50 से छोटे होंगे, और जो लेफ्ट राइट साइड के होंगे वो 50 से बड़े होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 50 से छोटे क्या है कि ये जो भी 50 के से छोटा होगा वो तो उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें 17 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 60। अब 60 क्या है, 60 से जो लेफ्ट होगा, सॉरी, अब क्या है, अब बचा 50। अब यहाँ पे क्या है, अब बचा ये चार चीज, राइट? सॉरी, यहाँ पे क्या है, अब चार चीज। अब इन चारों चीजों में हमें मिडिल लेना है, और फिर करना है कि जो 60 से जो जो 70 से छोटा होगा वो इस साइड आएगा, जो 70 से बड़ा होगा। लेकिन हमें 17 ही चाहिए, 70 ही चाहिए, तो आराम से यहाँ पे 70 आएगा, और यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये क्या है कि हमारे जो 70 है ये फाइंड आउट हो गया, राइट? तो आराम से इसका तो ऑर्डर ऑफ सर्च कितना होगा, लीनियर सर्च में हमारे पास अगर देखो कि 10 20 और 70 है ना, तो एक एक डेटा को हम लोग कंपेयर करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे, तो इसका क्या वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। बट हमारे पास बाइनरी सर्च में क्या होता है कि इसकी वर्स्ट एंट्री ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। ओके, तो इसकी वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत इजली से आराम से सबसे ज्यादा मतलब इजिली सर्च कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर यही है कि बाइनरी सर्च रिपीटली डिवाइड द सर्च स्पेस इनटू टू हाफ, टू हाफ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है,
एंड देन रिक्वायर डाटा टू बी सॉर्टेड। हाँ, तो डाटा हमारा सॉर्टेड रहेगा तभी काम होगा इसका। बाइनरी सर्च ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे, ऐसा कुछ नहीं है, मिडिल एलिमेंट से हमेशा स्टार्ट होता है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। बाइनरी सर्च है वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, नॉट एन होता है, ठीक है। ये भी गलत है, तुम्हारा करेक्ट आंसर बी। ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप है कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। ठीक है, एक सॉर्टेड एरे है, क्योंकि ये सॉर्टेड पे काम करता है तो हमारा सॉर्टेड एरे है, ठीक है, जिसकी मिडिल वैल्यू 550 है इसकी, तो ये 50 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। 50 को डिवाइड करेगा और फिर देखेगा कि इसमें फिर जो बचेगा, क्योंकि हमको अगर 70 अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है, इन्होंने एग्जांपल लिया है कि 60 फाइंड आउट करना है, ठीक है, 60 फाइंड आउट करना है तो 50 डिवाइड, 50 से इस साइड वाले से कोई मतलब है नहीं। फिर इसके बाद देखा जाएगा इसमें लोवेस्ट और हाईएस्ट, लोवेस्ट हमारे 60 है, हाईएस्ट है 90 है, तो इसके बीच का क्या है, हमारे पास 70 एक मिडिल आ गया, ठीक है। 70 जब मिडिल आ गया तो इसके बाद दो डिवाइड और करेगा जो मैंने एक्सप्लेन किया था, और फिर इसके लेफ्ट साइड में 60 आ जाएगा और राइट साइड में 80 आएगा, तो हमारा आराम से 60 हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। ये रियल टाइम एग्जांपल, आप इसको पढ़ सकते हो बहुत डिटेल से मैंने, कि वेस्ट केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन होता है, एवरेज केस में या वर्स्ट केस में, दोनों के बीच में ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, इसके कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन होता है, ठीक है। कोई डाउट है, इसका फ्लो फ्लो डायग्राम है, इसका एल्गोरिथम है, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा। बट हाँ, आप लोग को ये बाइनरी सर्च ट्री फाइंड आउट करना आना चाहिए, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंसेस है। दोनों में ये डिफरेंसेस है कि बाइनरी ट्री जो है अनसॉर्टेड डेटा पे है, ठीक है, और बाइनरी सर्च ट्री हमेशा सॉर्टेड डेटा पे काम करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी सर्च ट्री के जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जरूरी नहीं है कि नोड से बड़े ही हों या छोटे ही हों, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 70 है, तो इसका लेफ्ट साइड भी, यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है, यहाँ पे 80 भी हो सकता है, यहाँ पे 30 भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारा बाइनरी ट्री में है, तो सॉर्टेड नहीं। बट इसके लिए मस्ट है कि आपका जो है सॉर्टेड है, तो मस्ट है कि इस साइड हमारे पास लोएस्ट आएगा, इस साइड हमारे पास हमेशा बड़ा ही आएगा इस नोड से, ठीक है। यहाँ पे भी अगर करोगे तो इस साइड भी हमेशा इससे छोटा ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ सकता है, बट इस साइड हमेशा इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। ये चीजें रहती है बाइनरी सर्च में। अब क्या कह रहे हैं कि एवरी बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री। एवरी बाइनरी ट्री, ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री। तो एवरी बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी सर्च ट्री नहीं, ये गलत है। लेकिन ये चीजें हो सकती, राइट, क्योंकि दो नोड तो, मतलब एक नोड, जीरो नोड, कोई नोड ना हो, एक नोड हो या दो नोड हो, इससे ज्यादा नहीं, मतलब कि जीरो नोड, इसको जीरो नोड है, अगर मैं एक लगा दूं यहाँ पे कुछ, तो ये एक नोड हो गया, यहाँ पे एक और लगा, दो नोड हो गए, इससे ज्यादा ऐसा नहीं कि फिर इसी में एक और ऐसे जोड़ दो, ये गलत है, ठीक है। तो मैक्सिमम एटमोस्ट दो नोड हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो ये पहला गलत है। जैसे इन ए बाइनरी सर्च ट्री ऑल द नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स द वैल्यू स्मॉलर देन द रूट। तो ये जो नोड है, इसका रूट है ये हमारा, इससे छोटा ही होता है, दैट्स करेक्ट, राइट। और फिर ऑल द नोड्स राइट सब ट्री कंटेन द ग्रेटर देन रूट, तो यही चीजें हैं कि इधर वाले जो नोड होंगे वो इससे बड़े ही होंगे, ठीक है। तो करेक्ट मतलब कि हमारा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बाइनरी सर्च ट्री कैन हैव मोर देन टू चिल्ड्रन फॉर अ नोड। दो चिल्ड्रन तो नोड में नहीं हो सकते, क्योंकि आप देखो कि नोड के दो, दो से ज्यादा तो नहीं है, तो मोर देन टू बोला है, तो मैंने बोला ना कि दो से दो या दो से कम ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, तो ये भी गलत है। बाइनरी सर्च डजंट सपोर्ट द सर्चिंग ऑपरेशंस। बाइनरी सर्च ट्री ही बना गया सर्च ऑपरेशन के लिए, तो सर्चिंग ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल बेसलेस ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अभी आपको एक दिखाते हैं, देखो ये देखो बाइनरी ट्री कैसे काम करता है, बाइनरी सर्च ट्री काम कैसे करता है। ये क्या है, ये एक अनसॉर्टेड है, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, बट ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। मेरा इसका आपको पढ़ाने का ये मतलब था कि जब भी कोई भी बाइनरी सर्च ट्री आया तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, सबसे बेस्ट तरीका, अगर मान लो ये हमारे पास ट्री दिया है, इससे पूछा कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालोगे, कौन से ऑर्डर में होगा, सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने याद किया था, प्री ऑर्डर मतलब एक, पोस्ट इन ऑर्डर मतलब दो, एंड पोस्ट ऑर्डर मतलब तीन। अब ये क्या मतलब है, पहले प्री, उसके बाद बीच में, उसके बाद पोस्ट, तीन। इसका मतलब ये है कि आप यहां से शुरू करो लेफ्ट साइड में, और जिस जिस नोट पे जितनी बार आप टच करोगे उस हिसाब से उसको लिखते जाओ, तीनों आपका एक साथ निकल जाएगा। जैसे कि यहां से चले तो एक बार इसको टच किया, ठीक है, एक बार 50 को टच किया, तो जो एक बार टच हो रहा है वो कहाँ है, प्री ऑर्डर में, तो प्री ऑर्डर में देखो पहला 50 आ गया, ठीक है।
फिर एक बार टच हुआ इसमें 30 में, तो प्री ऑर्डर बोला था एक बार में, तो फिर ये 30 आएगा प्री ऑर्डर में, राइट। फिर 20 के पास गए, 20 के पास भी एक बार टच हुआ तो फिर 20 लिख दिया प्री ऑर्डर में, ये प्री ऑर्डर में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसे लगा दो, ठीक है। फिर यहाँ से जाओगे, एक बार टच हो चुका तो ये दोबारा टच हुआ, दोबारा जब किस में टच हो रहा है तो इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर क्या हो गया, इन ऑर्डर देखो 20 हो गया, राइट। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक ही इस क्वेश्चन में आपको तीनों निकल जाएंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब एक बार टच, दो बार टच हो चुका, फिर आप यहां से आओगे, फिर यहां टच करोगे, मतलब तीन बार, तीसरी बार टच हुआ तो क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या है, 20 लिख दिया, ठीक है। फिर आप यहां से जाओगे, दो बार टच हुआ, दो बार देखो, एक बार पहले टच हो चुका था, एक बार फिर से टच हुआ, दो बार, राइट। तो फिर दो बार टच हुआ, तो इन दो बार किस में है, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में 30 आ जाएगा, राइट। फिर यहां से कह रहे वह एक बार टच हुआ, ठीक है। एक बार टच हुआ तो मतलब कि एक बार कौन सा है, प्री ऑर्डर, तो यहाँ पे 40 लिख दिया हमने, ठीक है। इन ऑर्डर देखो कैसे निकाला, मैं वो चीज समझा रहा हूँ। फिर यहां से आओगे, फिर यहाँ पे पहुंचोगे, तो दो बार से तो एक बार टच हो चुका था, फिर दोबारा टच हुआ, तो मतलब दो बार ऑर्डर में फिर से क्या होगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40, देखो 40 आया ना। फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ पे तीसरी बार टच हो रहा है, तो मतलब तीन बार टच हुआ है तो पोस्ट ऑर्डर, तो पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास 40 हो गया। फिर यहाँ से जाओगे, यहाँ पे अब ये तीसरी बार टच हो रहा है, तीसरी बार 30, 30 मतलब कि पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में ये तीसरी बार टच हुआ। फिर यहाँ से गए 50, 50 मतलब दो बार टच हुआ, दो बार टच हुआ तो इन ऑर्डर में 50 आ जाएगा, इन ऑर्डर में 50 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से गए 70, फर्स्ट टाइम टच हुआ प्री ऑर्डर में, 70 हो गया। फिर यहाँ से गए 70 से फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट टाइम टच हुआ तो 60 आ गया। फिर यहाँ से जाने के बाद यहाँ आए, दो बार फिर 60 को टच हुआ, तो दो बार मतलब इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में हमने क्या किया कि, सॉरी यहाँ पे 60 था ना, हाँ ये वाला गलत हो गया, जो यहाँ बताया था फर्स्ट टाइम ऑर्डर, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। ये 60 टच हो गया। फिर क्या, दो बार फिर इसमें टच हुआ, तो फिर इन ऑर्डर में क्या होगा, 70 आ गया। फिर वन बार टच हुआ, 80, तो ये हमारा प्री ऑर्डर हो गया 80। फिर इसमें यहाँ से आएगा, फिर एक बार और दो बार टच हुआ, तो इन ऑर्डर हो गया। फिर यहाँ से जब ये जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे जाने के बाद जब एक बार और टच हुआ यहाँ पे, तो 63rd में, पहली बार टच हुआ, दूसरी बार टच हुआ, फिर तीसरी बार, तीसरी बार का है तो यहाँ पे 60 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार ऐसे टच हुआ, दोबारा टच हुआ, तीसरी बार टच हुआ तो पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में 80 हो गया। फिर दो बार तो ये देखो 70 टच हो चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तीन बार टच हुआ तो ये हमारा 80 आ गया, ठीक है। अच्छा 70 आ गया। फिर यहाँ से जाएगा, फिर इस पे पहुंचेगा जहां से स्टार्ट किया था, 50, थर्ड टाइम टच हो रहा है तो फिर ये हमारा पोस्ट ऑर्डर निकल गया। तो इस बेसिस पे आप प्री, पोस्ट एंड इन ऑर्डर निकाल सकते हो। ये बस फॉर्मूला याद करना कि क्या है कि इन ऑर्डर में दो बार, प्री ऑर्डर में एक बार, पोस्ट ऑर्डर में तीन बार टच हो रहा है, तो बस इससे आप आराम से कोई भी क्वेश्चन इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पे निकाल सकते हो। और याद रखना, बाइनरी सर्च ट्री जो है कौन सा जो है सॉर्टेड देता है, तो इन ऑर्डर हमेशा बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टेड स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि आप अगर देख लो तो 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40, 50, 60, 70, 80, एक सॉर्टेड ऑर्डर देता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें बाइनरी ट्री में कि कोई भी सॉर्टेड ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए इसको नो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हुआ है, ठीक है। बाकी ये सारा डिफिनेशन आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम में क्या है कि टाइम की, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइम कम्प्लेक्सिटी फॉर द सर्चिंग एल्गोरिथम इज करेक्ट। लीनियर सर्च मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ एन लगता है वर्स्ट केस में, लॉग एन तो नहीं है, बाइनरी सर्च टी में लगती है, तो ये तो गलत हो गया। बाइनरी सर्च हैज अ वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन एंड रिक्वायर डाटा टू बी सॉर्टेड, ये यही करेक्ट है, मैंने अभी बताया था डाटा सॉर्टेड है और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन लगता है, ठीक है। एंड देन वी हैव a binary search work efficiently on sorted data, बाइनरी सर्च हमेशा अनसॉर्टेड डेटा पे नहीं होता है। लीनियर सर्च ऑलवेज परफॉर्म फास्टर देन बाइनरी सर्च, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लीनियर सर्च हर वन बाई वन करके सर्च करता है, बाइनरी सर्च जो है सबसे पहले तो हाफ कर देता है, तो 50% तो वहीं पे खत्म हो गया आपका सर्च, रिमेनिंग में जो हो हाफ ऑफ करके वो सर्च कर लेता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन में सर्च कर लेता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यही करेक्ट है इसका, ठीक है, ठीक है। अब एक हमारे पास क्लाउड के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने का ये मतलब नहीं था आप लोग को, बस क्वेश्चन देखो और आंसर करके निकल जाओ। अगर आप पढ़ोगे इसको तो आराम से आंसर कर लोगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। बट एक्चुअली में ये क्वेश्चन देने का मेरा कुछ और मतलब है, मैं अभी बताता हूँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वांट अ क्लाउड प्लेटफॉर्म where developer can build, test and deploy the application without worrying about the managing services, server storage and operating system। देखो, जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं मैनेज करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ रहता है हमारे पास, लेकिन
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हम लोग उसको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं मैनेज करते हैं, प्लेटफॉर्म आपको दे दिया जाएगा, आपका डेवलपर वगैरह होगा, आप सोच रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में कुछ नहीं, जैसे गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पे सीधे जाओ, अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और स्टार्ट यूज करना शुरू करो। फर्स्ट एज ए सर्विस सेम ही है, सेम ही टाइप से ऐसे। लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब था आपको, कि अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएंगे पेपर में। आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि ये इस तरह से हमारा सर्विसेज जो है, किस तरह से हमारे क्लाउड ऑपरेशंस में सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, कि नेटवर्क होती है, स्टोरेज होता है, सर्वर होता है, वर्चुअलाइजेशन होती है। नेक्स्ट जब टॉपिक होगा ना, नेक्स्ट कभी हम इसका 1-2 दिन में मैं लेक्चर लेके आऊंगा वर्चुअलाइजेशन का, कि वर्चुअलाइजेशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं, हाइपर वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, या अलग टाइप के वर्चुअलाइजेशन हैं, उस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड मतलब क्लाउड का मतलब क्या है, पहले एक चीज आप लोग बताओ। क्लाउड का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं आसमान में कुछ लटका है हमारा सर्वर और वहां से हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रिमोट लोकेशन पे, कहीं दूर दराज लोकेशन पे सर्वर रखे हुए हैं, मशीनें रखी हैं, नेटवर्क है, वहां पे डेटा हमारा स्टोरेज है, मेमोरी रखी हुई है, हम जो है रिमोटली कहीं और से उस चीज को एक्सेस कर रहे हैं। कितना सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं उस बेसिस पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड हुआ है क्लाउड का, कि हम पूरी सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, या फिर थोड़ा एक्सेस कर रहे हैं, या बिल्कुल ही जस्ट थोड़ा सा ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे डिवाइड है। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, कि सब कुछ आपको दे देगा, सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। सिर्फ ये लोग क्या कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज या नेटवर्क देंगे, बाकी चीजें सब आपका होगा। एप्लीकेशन आपका होगा, डेटा होगा, मिडिल वेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है वो तक आपका होगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हमारा क्या, हमारे पास क्या होगा, कि हमारे पास मिडिल वेयर, रन रन टाइम, ये सारी चीजें जो है क्लाउड प्रोवाइडर देगा, आपका डेटा और एप्लीकेशन होगा, ठीक है। वहां पे आपका एप्लीकेशन जो रन हो रहा होगा वो होगा, और आपका जो डेटा होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन होगा। बाकी की चीजें, सारा चीज सर्व क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और सेम एज ए यहाँ पे भी यही है, यू मैनेज, कि आप मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, फंक्शन एज ए सर्विस। लेकिन क्वेश्चन आएगा कहाँ से, ये चीजें हैं, पूछ देगा कि AWS, अमेजोन EC2, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर VMware, या माइक्रो गूगल कंप्यूटर इंजन, ये कहाँ, या गूगल इंजन कौन से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में यूज होता है, प्लेटफॉर्म में एज। तो ये आपको रटना पड़ेगा, ये सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड गूगल ऐप इंजन प्लेटफॉर्म में यूज होता है, AWS इलास्टिक, बीन स्टार्क, ठीक है, गूगल वर्क स्पेस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्स फोर्स। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे और क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो इस स्लाइड से आप लोगों को ये तीनों पढ़ लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एंड देन आपको प्रोसीड करना फर्दर। उसके बाद ये देखो, इस बेसिस पे मैंने कुछ डिवाइड कर रखे हैं, कि क्या क्या आपको मैनेज करना है और क्या क्या क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, ठीक है। किसका कंट्रोल हाई है, किसका कंट्रोल लो है, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से। हमारे पास मोस्टली 3 तरह के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। कम्युनिटी एक मॉडल होता है, मोस्टली गवर्नमेंट के लिए ही डिजाइन है, बट प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। बट यहाँ पे आप देखोगे कि तो 3 तरह के क्लाउड ऑपरेशन हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है कि पब्लिकली अवेलेबल है, या प्राइवेटली है, या फिर हाइब्रिड है, ठीक है। तो एक बैंक जो है, कीप अ कस्टमर ट्रांजेक्शन डेटा ऑन इस प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी and regulatory compliance while using the public cloud for hosting the customer facing web application to improve the scalability। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे क्लाउड, कोई कस्टमर है, ठीक है, कोई कस्टमर है, उसका जो है डेटा, जैसे कि नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, ये इन्होंने क्या करा है, प्राइवेट क्लाउड पे रखा है। और जो एप्लीकेशन है हमारा, जिसके थ्रू कस्टमर सेंट्रिक फेसिंग एप्लीकेशन है, जो हमारे कस्टमर का डिटेल्स वगैरह जहाँ से फिल करना है, वो सारा चीज़ इन्होंने पब्लिकली कर रखा है, ठीक है, पब्लिक कर रखा है, ये प्राइवेट कर रखा है, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके लिए मोस्ट सुटेबल कौन सा रिक्वायरमेंट है। तो देखो, इसमें पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, राइट। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों यूज हो रहा है, वो एक हाइब्रिड क्लाउड होगा, राइट। बट पब्लिक क्लाउड पे क्या हो सकता है, जैसे हमारे बैंकिंग की वेबसाइट्स हैं, आप इजीली पब्लिकली अवेलेबल है, कहीं भी आप जाओ सर्च करो, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन आप जो डेटा फिल कर रहे हो, वो डेटा क्या पब्लिकली अवेलेबल रहेगा, आपके अकाउंट नंबर पब्लिकली अवेलेबल होगा नहीं ना। वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सर्वर पे, प्राइवेट लोकेशन पे जो है, किसी नेट रिमोट लोकेशन पे प्राइवेटली आपका सिक्योर होगा डेटा, राइट। तो ये प्राइवेट क्लाउड में रखा गया है, ठीक है, जो कि आप ही एक्सेस कर सकते हो उस डेटा को, आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, बैलेंस, सैलरी, ठीक है,
जो बैलेंस होगा वो सारी चीज़ आप ही एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये डिफरेंसेस है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड में। कम्युनिटी क्लाउड गवर्नमेंट के लिए था, आप देख लेना इस चीज़ को। ये मेरा कहने का मतलब ये था कि पब्लिक क्लाउड कौन कौन सी क्लाउड होती है, और प्राइवेट क्लाउड कौन सी होती हैं, हाइब्रिड क्लाउड कौन सी होती हैं, कम्युनिटी क्लाउड कौन सी होती हैं। पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है कि जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के, किसी भी मतलब किसी भी कंपनी का कुछ भी है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, सभी लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड कुछ कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ सर्विसेज हैं, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, राइट, उस चीज़ को। लेकिन वही चीज़ें अगर मैं आधार का डेटा बोलूँ, तो आधार का डेटा हर कोई एक्सेस पब्लिकली कर सकता है, नहीं ना, वो प्राइवेट क्लाउड में रखा गया है कि जो स्पेसिफिक बंदा है, स्पेसिफिक क्रेडेंशियल के साथ अथॉराइज पर्सन है, वही एक्सेस कर सकता है। जैसे बैंक का मैंने एग्जांपल लिया, तो हाइब्रिड क्लाउड में है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस के लिए यूज होता है, कि गवर्नमेंट ऑफिस में यूज होता है। AWS जो है यूएस गवर्नमेंट का है। IBM क्लाउड फॉर इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए है। बाकी ये चीज़ आप लोग पढ़ना कि अमेजोन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये कौन से पब्लिक क्लाउड है या प्राइवेट क्लाउड है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ का नोट्स बना लो, या एक स्क्रीन पे ये मेरा PPT मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। बहुत होगा कि आपको इधर उधर 10 जगह जो है घूमने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे पूरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे आपके पास इतना नोट्स हो जाएगा, आपको कोई भी नोट्स कोई फॉलो करने की कोशिश, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यही से सारा चीज आपको फाइंड आउट कर लोगे। ओके, वैसे भी नेक्स्ट मंथ से हम लोग क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन के, जो कि प्री में आने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास लाइनक्स कमांड का। मैं एक एक कमांड बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इन्होंने बोला है कि which are the following command is primarily used to search a specific pattern within a content for one or more files, ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को समझो आप, कि ये बोलना है कि देखो फाइंड कमांड क्या करता है। मैं एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ फाइंड कमांड का, ठीक है। फाइंड कमांड जब लाइनक्स कमांड में आप दोगे फाइंड, ठीक है, जैसे देते हैं हम लोग ना कि फाइंड, ठीक है, होम, अगर मैं ऐसे बोलूँ होम, और फिर बोलूँ कि रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, report.txt, ठीक है। तो ये होगा क्या कि जब फाइंड क्या करेगा, फाइंड कमांड यूज होता है कि किसी भी फाइल की लोकेशन को लोकेट करने के लिए। इसका क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई, ये कह रहे हैं कि फाइंड करो होम में रिपोर्ट कौन से लोकेशन पे है। होम में हमारे पास यूजर में है, डॉक्यूमेंट्स में है, कहाँ पे है, उस चीज के लिए। तो इसकी लोकेशन की डायरेक्टरी हमें पता चल जाएगी कौन सी लोकेशन पे फाइल अवेलेबल है अंडर द होम। ओके, तो फाइंड है, तो ये क्या कह रहे हैं कि स्पेसिफिक पैटर्न विद इन द कंटेंट। तो ये कह रहे हैं कि कोई फाइल है रिपोर्ट में, उसके अंदर कोई पैटर्न है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो नहीं करेगा, राइट। ये तो लगा। ग्रेप कमांड क्या करती है, ग्रेप कमांड जिसे कि हम लोग लिखें कि ग्रेप, तो मैं बोलूँ कि राहुल, राहुल लिख दूं और ठीक लिखूं, और फिर मैं लिखूं report.txt, ठीक है। राहुल ग्रेप लिखूं, राहुल report.txt, ठीक है। अब होगा क्या कि राहुल report.txt, अगर इसमें मान लो दो राहुल हैं, राहुल ए, राहुल बी, ठीक है, इसमें, तो ग्रेप कमांड क्या करेगा कि दोनों को रिटर्न करेगा, राहुल ए को भी करेगा, राहुल बी को करेगा। अगर मैं स्पेसिफिक राहुल ए लिख दूं तो सिर्फ एक कमांड यूज है। तो ग्रेप कमांड क्या है कि स्पेसिफिक पैटर्न सर्च करता है उस फाइल के अंदर, और फिर रिटर्न करता है उसका डेटा। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ग्रेप, ग्रेप है। AWK क्या करता है, AWK जो है एक टेक्स्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स है, ठीक है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर एक प्रिंट करता है, जैसे कि क्या बोलते हैं कॉलम, ईच कॉलम का एक नंबर वैल्यू प्रिंट कर दिया। कोई कॉलम, कोई फाइल है उसके अंदर ये सब मल्टीपल कॉलम्स है, उसके एक कॉलम का पूरे वैल्यू प्रिंट कर दिया। तो ये हम लोग AWK का यूज करते हैं, ठीक है। अब सिड, एससीडी क्या करता है, कोई सी फाइल को रीनेम करना है, आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग सिड कमांड का यूज करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ग्रेप, ठीक है। अब देखो एक एक क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास एक ये कोड है, ठीक है। ये क्या है, काउंट थ्री फॉर लूप है। ये बहुत आसान है, आप अगर देखो तो इजीली आसानी से कर सकते हो। ऐसे इस तरह से कोड स्निप्ट आते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब ये रन होगा तो और उसका आउटपुट क्या होगा। तो आप देख लो काउंट थ्री है, मतलब कि हमारे पास तीन काउंट है। आई फॉर एक लूप लूप लगा दिए, एक से स्टार्ट हो रहा है, और आई कब तक चलेगा, जब तक कि काउंट तीन या तीन से बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तीन से बड़ा होगा तो स्टॉप हो जाएगा, तीन तक ही चलेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू थ्री है, ठीक है, आई प्लस प्लस है, ठीक है।
तो क्या है कि डू करेगा इको आईबीपीएस एसओ आईटी, ठीक है। तो पहली बार जब चला तो देखा कि आई इक्वल टू 1 है और काउंट 3, तो क्या 3 जो है 1 जो है 3 से छोटा है, करेक्ट है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, इको क्या करेगा, इसको आईबीपीएस एसओ आईटी प्रिंट कर देगा। एक बार प्रिंट हुआ, उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद, तो मतलब कि अब आई की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 क्या 3 से छोटा है, अभी भी छोटा है। तो फिर क्या करेगा, ये फिर अंदर आएगा और एक बार और प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक बार प्रिंट किया, दोबारा प्रिंट किया, फिर अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब 3 क्या 3 से छोटा है या बराबर है, तो 3 के बराबर है, राइट। तो फिर ये क्या करेगा, अंदर आएगा और एक बार और इसको प्रिंट कर देगा आईपीवी सोसाइटी को, फिर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 क्या 3 से छोटा है बराबर, नहीं, ये तो गलत हो गया। तो फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ये सी है। 3 बार प्रिंट करेगा, ठीक है। इस चीज का देखो मैंने सबका सोल्यूशन दे रखा है, आप पढ़ लेना, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे कैसे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये एक और लाइनेक्स कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। लाइनेक्स कमांड सबसे बेस्ट तरीका है लाइनेक्स कमांड को, कि आप एक एक लाइनेक्स कमांड पढ़ लो, या फिर अपने लैपटॉप में अगर यूज कर रहे हो तो आप देख लो उस चीज को कि कैसे यूज हो रहा है, क्या करता है। तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा, राइट, लाइनेक्स कमांड का। तो इसमें क्या है कि ये लाइनेक्स कमांड एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू टर्मिनेट द रनिंग प्रोसेस। पहले मुझे भी लगता था, जब मैं तैयारी करता था, आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, मुझे भी लगता था यार पता नहीं क्या है, हम कभी इसको यूज करेंगे नहीं करेंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। बट लिटरली जब से मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, बैंक में, फिर मुझे समझ में आया कि हम इसको यूज कहाँ कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। बहुत जगह यूज होता है इन सबका, मोस्टली तो मैं तो इसको बहुत यूज करता हूँ। क्या है, मैं एक एक बताऊंगा इसको, ठीक है। द टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस एंड यूजिंग ए प्रोसेस आईडी पीआईडी विच आर द कमांड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस पर्पज, ओके। तो देखो पीएस, पीएस का क्या मतलब हुआ, पीएस का मतलब हुआ कि जब अ, कोई हमारे पास प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई प्रोसेस P1 इसका रन हो रहा है, अब इसका इंफॉर्मेशन हमें जाना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे पीएस इफ कर देंगे, पीएस हाइफन इफ, ठीक है। उसका क्या होगा, उस प्रोसेस का रनिंग इंफॉर्मेशन जो भी रन हो रहा होगा, उस प्रोसेस का हमारा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। पीएस टॉप क्या करता है गाइज, टॉप जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें कि ये बताता है कि ये सेम ही है, वो भी रनिंग इंफॉर्मेशन ही देता है किसी भी प्रोसेस का, बट इसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है टॉप, जिसमें ये बताता है कि आपने कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है ये प्रोसेस, ठीक है, उसका प्रोसेस आईडी क्या है, ठीक है, उसका सीपीयू यूसेज कितना है, ये टॉप बताता है। किल क्या करता है, किल जो है किसी भी प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोसेस फिर भी स्टॉप नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक, किल क्या करता है, प्रोसेस को स्टॉप करता है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हो किल -9 लगा करके। अब चार है, वो प्रोसेस आपकी स्क्रीन से ही हट जाए तो -1 कर दो, किल -1 माइनस है तो प्रोसेस आपकी स्क्रीन से हट जाएगा। मैं ये कमांड बहुत यूज करता हूँ, मेरा तो ये बिल्कुल फेवरेट कमांड है, ठीक है। नाइस, नाइस कमांड क्या करता है कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है उसको प्रायोरिटी दे करके, कि इसका स्पेसिफिक प्रायोरिटी है किसी प्रोसेस को, तो उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा नाइस कमांड है, ठीक है। सो ये आज के 10 क्वेश्चन थे। बताना आपका लेक्चर कैसा लगा, अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। अच्छे से तैयारी करिए, डेफिनेटली आप लोग का हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग को चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करते रहें, ओके। और जो भी क्वेश्चंस डाउट कुछ भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आने वाले समय में आप लोग के लिए सरप्राइज होगा। और बहुत सी चीज़ें नई आने वाली हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।